सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा वो मॉडल पेपर नंबर 18 होगा, है ना। इससे पहले 17 मॉडल पेपर यानी कि मॉक टेस्ट और लगभग मैं सारी मैथ में आपको एक बार कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। तो उम्मीद करते हैं अब आपके क्वेश्चन बन पा रहे होंगे, है ना। और बाकी कुछ क्वेश्चन आपके हैं उनको भी मैं इस वीडियो में डिस्कस कराऊंगा, तो अंत तक वीडियो को वॉच करना। जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको आप कमेंट करना, ठीक है ना। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न देखिए, मैंने आज प्रश्न यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन लिखने में तकरीबन आधा से 1 मिनट लग जाता था, जिससे वीडियो 5 या 10 मिनट लेंथ ही बन जाती थी, है ना। तो उतना ही टाइम हम लोग कवर कर लेंगे अपने क्वेश्चनों के ऊपर, तो हमारा और ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये कह रहा है log x + 5 log y माइनस के log z इज इक्वल टू कितना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इधर आपके 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख दिया है, उसके बाद फिर और क्वेश्चन होंगे, है ना। तो देखो, log x + 5 log y माइनस के log z, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा वो आपसे पूछे। देखो मेरे दोस्त, याद रखना, जितने भी क्वेश्चन आज हम आपको कराएंगे, आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, ये समझ लेना आज की क्लास का एक भी क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं। तो आप इसको अच्छे से टेस्ट करना, क्योंकि कभी कभी होता जब खुद से क्वेश्चन बनाओ तो लास्ट में क्या पता चलता है कि पावर तो कुछ नहीं बच रही है, जैसे कल के क्वेश्चन में हुआ था ना। तो इसको आप बेहद अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करना, और अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो यकीनन आपकी जो तैयारी है वो एकदम ना अच्छे से चल रही है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखो, हमने लॉग में बताया था, आपको कुछ रूल बताए थे जो बेसिकली आपको याद होंगे। जैसे हमने कहा था कि मान लिया हमने लिखा यहाँ पर log 10, यहाँ बेस क्या, जहाँ बेस कुछ नहीं होता 10 मानते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा a और इसकी पावर मैंने n लिख दिया, है ना। तो इसी चीज़ को हम कुछ इस प्रकार से लिखते थे कि n हमारा आगे आ जाता था, यानी ये हो जाता था n log a टू द 10 टू द पावर a। भाई 10 बेस है और ये a हो गया, इतनी बात हो गई। तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर आप इतने कंसेप्ट को पकड़ो। भाई इतना आप देखो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। भाई यहाँ बेस कुछ नहीं है, अगर बेस कुछ नहीं तो आप 10 अपने आप से लगा सकते हो, डजंट मैटर। इससे ना कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आपके क्वेश्चन पे, बिकॉज 10 बेस माँ होता ही होता है। इतनी बात क्लियर। अब हम इस चीज़ को अगर देखें तो कुछ इस तरह में लिखा हुआ है। तो अगर इस तरह लिखा है तो इसी चीज़ को हम कुछ ऐसे नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख लेंगे। तो बस इतना ही काम करना बेसिकली, और काम नहीं करना है। और फिर पहला स्टेप हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। भाई हम इस 5 को ट्रांसफ़र कर देंगे y की पावर के रूप में। तो ये हमारा पहले क्या बचेगा, log x, मैं बेस 10 नहीं लिख रहा हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, और 5 चला जाएगा y की पावर में। तो log y टू द पावर कितना हो जाएगा, 5 माइनस क्या हो जाएगा, log z हो जाएगा। अब आपको पता है, मैं ये भी आपका क्लियर कर दूं, मैंने क्या बताया था मेरे दोस्त, अगर ऐसे कोई चीज़ लिखी है log m इंटू n, तो ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था log m प्लस में log n, ऐसे हो जाता था। और अगर यही चीज़ आपकी डिवाइड में लिखी होती है log m डिवाइडेड बाई n, तो हम इसको कहते थे log m माइनस का log n। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ इतना आपका प्लस में है और ये आपका किस में है, माइनस में है। तो हम डायरेक्ट अपना एक जो स्टेप छोटा कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं और इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। इतनी बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, है ना मेरे दोस्त। तो अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें एक स्टेप में आंसर लाना है। जरा देखो कैसे है भैया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x इंटू वाई टू द पावर कितनी, 5। और ये माइनस का z तो बटे में चला जाएगा, यानी बटे में क्या चला जाएगा, तो वो चला जाएगा log कितने की पावर, भाई log z। ये बटे, भाई बटे कह लो या डिवाइड कर लो, उसकी तो बात एक ही होती है, बटे डिवाइड का मतलब एक ही होता है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमें कुछ नहीं करना, लॉग से लॉग क्या हो जाएगा,
ख़त्म। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, XY की पावर 5 डिवाइडेड बाई Z। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, XY टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई Z। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपके प्रश्न का आंसर होगा। जरा इसको नोट करो, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर, है ना। इसको आप नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 2 पर पहुंचते हैं, उसको आप लगाने की कोशिश करना। इधर के प्रश्न अभी नहीं है आपको लगाने हैं, अभी मैं इधर एक और प्रश्न बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूं आपके बुक का, उसको आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर यही आ गया ना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन संख्या आज का 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा इसको आप समझिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं, इधर की नंबरिंग फिर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे समझो, क्वेश्चन कह रहा है log 3x log 2 है, और यहाँ है भैया 3x, उसके बाद है आपका कितना, फिर दिया गया माइनस के 2 log 2 दी पावर x, है ना। फिर आपको क्या दिया, प्लस log 2 प्लस log 2, और ये दिया गया x प्लस में 3। इसको आपको सॉल्व करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है और बताना है क्या आएगा उत्तर। जरा एक बार आप कोशिश करो इस प्रश्न को लगाने की, जरा एक बार आप कोशिश करो इस प्रश्न को लगाने की, क्या आएगा उत्तर फटाफट से आपको बताना है ना। जल्दी से भाई आप इस क्वेश्चन को बताएंगे। देखो जो अभी बताया ना वही चीज़ फॉलो कराओ बस। देखो यहाँ पर 3 स्टेप में हमारा क्वेश्चन लगेगा। ये भाई हमारा पहला स्टेप हो गया, ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया, यहाँ तक हमारा दूसरा स्टेप हो गया, और फिर यहाँ से क्या हो गया, हमारा तीसरा स्टेप हो गया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो अब देखो ये 2 हमारा कहाँ जाएगा, x की पावर के रूप में, क्योंकि बेस क्या है, एक समान है, log 2 log 2 log 2। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा log 2, और ये 3x माइनस 2 चला जाएगा यहाँ पर x की पावर में, तो ये क्या हो जाएगा log 2x की पावर 2 प्लस में ये हमारा हो जाएगा log 2, और ये क्या हो जाएगा भैया x प्लस में 3। अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व है। ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। इस बात का विशेषता ध्यान रखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लिख सकते हैं log, यहाँ था 3x और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 आ जाएगा, x प्लस में 3, और डिवाइड क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस का मतलब होता है यहाँ पर डिवाइड, और log 2 दी पावर, यहाँ 2 भी है बेस ना, तो x हो जाएगा। log 2 से log 2 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, तो बेसिकली उत्तर क्या निकल कर आएगा हमारा, 3x प्लस में 3, 3 3 9, 3x प्लस में 9 आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। क्या ये भी आपका उत्तर आ रहा था भैया, 3x हो गया और 3 3 9 हो गया आपका राइट आंसर। नोट करो, फिर नेक्स्ट पे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। इसको आप फटाफट तरीके से एक बार नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है ना, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ थोड़ा सा भाई मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ना, ये एक्स स्क्वायर था, और बटे में नीचे, तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स ही कटेगा, तो ये बचेगा 3x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाई x, ये बच जाएगा। भाई मिस्टेक हमने देखा नहीं, वहाँ एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, ये देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो ये एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो एक एक्स बच जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एक बार बताओ आप, ये समझ गए हो ना। अब हम उधर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हमारे यहाँ बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इतना उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम पहुँचेंगे उधर वाले प्रश्नों पर जो हमने ऑलरेडी पहले से लिख रखे थे। ये आंसर होगा आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न संख्या कौन सा होगा हमारा, 2। प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 तो हमने सॉल्व ही कर लिए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक कमरे की लंबाई 4 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है। कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल बताना है। जरा मेरे दोस्त आप इतना हमें बता दीजिए कि 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है।
कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? तो सभी को पता होगा, मैंने बताया था इस फार्मूले को रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हमने बताया था 2L प्लस में B और इंटू के H, ये होता है 4 दीवारी का फार्मूला। अब आप एक बात यहाँ पर समझो, कहोगे सर इस क्वेश्चन में हमें क्या दी गई है? लंबाई चौड़ाई दी गई, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी हमें ऊंचाई का जिक्र नहीं किया गया। आप साफ साफ पढ़ लो, लेंथ 4 मीटर है और ब्रेथ 3.5 मीटर है, लेकिन H यानी हाइट की वैल्यू कहीं नहीं दिया। ये इसकी लेंथ है कितनी दी गई है? 4 मीटर, और ये ब्रेथ है कितनी दी गई? 3.5 मीटर। लेकिन एक बात बताओ जरा, अगर ये हम देखेंगे तो इस तरफ से देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? चौड़ा, लेकिन वहीं हम ऊपर से देखेंगे तो हमें क्या? गहराई दिखाई पड़ेगी। लेकिन नीचे से देखेंगे तो हम ऊंचाई देखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं इसके हाइट की बात करूँ तो ये इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी? 3.5 हो जाएगी। 3.5 हाइट भी रहेगी। अब फार्मूले में रख दो, कुछ नहीं है, अब इजीली सॉल्व कर लेंगे। 2L प्लस B, L प्लस B 4 प्लस के 3.5, तो यहाँ पर हम हो जाएगा 4 प्लस में 3.5 और इंटू क्या हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए मेरे दोस्त। 4 3 7, 7.5, तो 2 गुणे 7.5 यानी 7.5 इंटू के 3.5, ये 3.5। अब अगर आप पॉइंट में चीज़ें नहीं कैलकुलेट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है 15 को 2 से भाग करेंगे, 2 7 14, 2 5 10, और इंटू मैं 3.5 को क्या लिख सकता हूँ? 7/2, 2 3 6.2 5 10, ये 2 से 2 खत्म, 15 7 कितना होता है? 105। 105 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, यानी 52.5 आएगा। और 52.5 क्या आएगा? आपका मीटर स्क्वायर आएगा। इस चीज़ का विशेषता ध्यान रखना, 52.5 मीटर स्क्वायर क्या आएगा? आपका सही उत्तर आएगा। क्या आप समझ पाए हो कि नहीं पाए हो? भाई 52.5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। इस फार्मूले को पूरा ना रट लो मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। डाटा बदल के क्वेश्चन बन सकता है आपके पेपर में, या एज इट इज क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि सब बुक के प्रश्न हैं आपके। नेक्स्ट अगला कह रहा 73 48 75 89 60 का समांतर माध्य। समांतर माध्य हमने बताया था, अगर ऐसी क्वेश्चन आ जाएगा तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है? समांतर माध्य, एवरेज, ये आपका बराबर और मध्यांक, ये तीनों चीज़ों का फार्मूला एक ही होता है। ये फार्मूला क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का हम योग कर लें और बटे क्या कर दें? कुल पदों की संख्या, तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में यहाँ पर समांतर माध्य कितना है। अब देखो मेरे दोस्त, कुल पदों का योग यानी 73 48 75 89 60 का योग करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ 73 प्लस में 48 प्लस में 75 प्लस में 89 और प्लस में क्या हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितने पद हैं टोटल? देखो 1 2 3 4 5, तो ये 5 पद हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? एक बार ऐड कर लेते हैं। 9 5 14 और 14 6 20, 2 22, 22 3 कितना हो गया? 25 के 5 कैरी कितना आ गया? 2 आ गया। अब देखो 6 8 6 14, 14 6 20, 1 21, 4 25, 25 5 30, 2 32, 33 34, 345 बटे कितना आ गया? 5 आ गया। 5 से काट सकते हो, 5 छक्का 30, 4 बचा 5 9 45, 69 आ जाएगा आपका समांतर माध्य। आपका समांतर माध्य कितना आ जाएगा भाई? 69 आ जाएगा। एक बार ऐड करके और देख लेते हैं हम लोग। 70 और 40 हो गया 110, 110 में 70 जोड़े 180, 180 में 80 जोड़े 8 8 16, 260, 260 में 60 जोड़े 320। यहाँ तक आ गया मेरा
320। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 9 5 14 6 20 2 22 3 25 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 345। भाई आंसर बिल्कुल राइट है, कितना आएगा 69 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। आइए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको घुमाए हैं कि 8 5 7 और a का समांतर माध्य इस बार दे दिया गया। इस बार आपको समांतर माध्य दे दिया गया और एक आपको वेरिएबल दे दिया गया, एक चर राशि दे दी गई, उसी चर राशि का मान आपसे पूछे है। फार्मूला लिखा है, एक बार उत्तर निकाल कर बताओ। फार्मूला लिखा है, एक बार उत्तर निकाल के बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है ना। देखो कैसे लगाएंगे भाई इस क्वेश्चन को, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। समांतर माध्य क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6 दिया गया, तो समांतर माध्य के स्थान पर हम 6 रखेंगे। 6 बराबर कुल पदों का योग, कुल पद कितने हैं 8 5 7 a, 8 + 5 + 7 + a, यानी 8 + 5 + 7 + के a और बटे टोटल पद कितने हैं 1 2 3 और 4 हो गए टोटल पद। इतनी बात क्लियर। 4 बटे से इधर जाएगा तो गुना कर जाएगा, 6 चौके 24 बराबर के 8 7 15 5 20, ये हो जाएगा 20 प्लस में a, 20 प्लस से इधर माइनस में, तो a बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा। a बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन अगर आप अपने उत्तर की जांच करना चाहते हो तो कैसे करोगे जरा वो भी समझ लीजिए। a के स्थान पर 4 रखो, इसको सॉल्व करो तो 6 आना चाहिए बस, है ना। तो देखो जरा कैसे, हम भी देखो 7 4 11 8 19 1 20 4 24 और 24 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 4 6 24, यानी समांतर माध्य हमारा 6 आएगा। तो कहने का मतलब जो a की वैल्यू आई है वो बिल्कुल क्या है अपने स्थान पर सही है, यानी 4 क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा आपके प्रश्न का। नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी भैया, नेक्स्ट है ना, इसको नोट कर लो एक बार। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है, ये कह रहा है कि 5x³ माइनस के 6x² माइनस के 28x माइनस के 2 डिवाइड करना है x प्लस के 2 से। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया गया, हमें क्या दिया गया 5x³ डिवाइड करना है x प्लस 2 से। हमें दिया गया 5x³ माइनस के 6x², उसके बाद क्या दिया गया माइनस के 28x और फिर क्या दिया गया माइनस के 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कितनी आसानी से। भाई आपके पास x है, 5x³ लाना है तो 5x से हम x² से गुणा, 5 एकम 5 x² x मिलकर x³ प्लस माइनस प्लस 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 5 दूना 10 और ये क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, माइनस और माइनस, ये बात क्लियर। ये तो खत्म, माइनस का 6 माइनस के 10 माइनस के 16 x² और माइनस के क्या बच गया 28x माइनस के बच गया 2। इतनी बात बिल्कुल क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें माइनस के 16 x² लाना, माइनस में लाना तो माइनस तो जरूर आएगा, 16 भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं है, हमें 16 लाना है। x है, x² लाना है तो x से गुणा, माइनस का क्या आ जाएगा 16x², माइनस प्लस माइनस 16 दूना कितना हो जाएगा 32x हो जाएगा। और ये हमारा माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस, ये तो पूरा कट जाएगा। यहाँ क्या बच गया 28x माइनस में प्लस में 32x, तो प्लस के बच जाएगा 4x और ये माइनस के क्या बच गया 2 बच गया। इतनी बात ओके। अब आपको 4x लाना, x है आपके पास तो आप बेसिकली 4 से मल्टीप्लाई करा दोगे, तो 4 का x से कराओगे ये आ जाएगा 4x, 4 का प्लस के 2 से कराओगे तो प्लस के 2 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस और माइनस ये तो खत्म, माइनस के 8 माइनस के 2 माइनस के 10 आपका शेषफल बचेगा और ये आपका भागफल बचेगा। आंसर आपका यही हो जाएगा, आंसर आपका यही हो जाएगा 4x
माइनस के 2 और यहाँ माइनस के 8, 4x कट गया, -8 -2 -10 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। इतनी बात क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट पे पहुँचते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा भाई? वो हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। यहाँ तक की बात में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लगा के बताओ क्या आएगा उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपको लगा के बताना है क्या आएगा उत्तर। ये प्रश्न कह रहा 9x² प्लस में 12x प्लस में 4 का गुणनखंड करो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं कह देता हूँ ना, इस क्वेश्चन पे आप बिल्कुल स्टार लगा के रखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा कि 9x² प्लस में 12x प्लस में 12x और क्या है भाई प्लस में 4 इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है ना, इसके गुणनखंड करने हैं 9x² प्लस में 12x प्लस में 4। देखो ऐसा जब भी कभी क्वेश्चन आएगा, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं। अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? तो मेरे दोस्त हम इसको हमेशा कंपेयर करते हैं ax² प्लस में bx प्लस में c से। अब देखो a के बराबर कितना है? a के बराबर 9 है। b के बराबर कितना? b के बराबर 12 है। और c के बराबर कितना? c के बराबर 4 है। तो बेसिकली a इंटू सी होता है। तो 9 चौके 36। 36 के दो ऐसे फैक्टर करो कि 12 आने चाहिए। तो 36 के दो ऐसे फैक्टर, 9 चौके 36 है ना, यही है भाई 9 चौके, ठीक है। तो 12 3 36, 12 और 3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। आपको 12x लाना है, कैसे करके भी लाना है। तो कितना आ जाएगा? 9 3 कितना होता है? 9 3 27, 8 चौके 32, यही ना। और 12 3 36, फिर क्या होता है? 9 चौके 36, 9 4 तो आपका 13 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करें कि हमें 12 आना चाहिए। तो ज़रा एक बात को समझो, अब इस तरह के केसों में आपको 36 के ना गुणनखंड करके चेक करने हैं। 36 का सबसे पहला गुणनखंड क्या होता है? 36 एकम 36 है ना। दूसरा गुणनखंड हम क्या 2 से कर लेते हैं? तो 2 से होता है 2 18 दूना 36। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 3 कितना हो गया? 36। अब 4 से करेंगे तो 4 नवैया कितना हो गया? 36। 5 से कटेगा नहीं, 6 से करेंगे तो 6 4 कितना हो गया? 36। मैं करके इसलिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाओ कि कैसे ऐसे होता। तो आप देखो, आपको 12 लाना, बी वाली संख्या लाना, तो इनका योग 12 नहीं आएगा, इनका भी योग 12 नहीं आएगा, इनका भी योग 12 नहीं आएगा, और ना ही इनका योग 12 आएगा। लेकिन जैसे आप 6 और 6 को ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, और 12 ही आपको लाना है यहाँ पर। समझ रहे हो ना। तो हमारे गुणनखंड कौन से काम करेंगे? 6 और 6। तो बस इतना जानकारी देने के लिए मैंने ये आपको काम करके बताया है। जरा देखो अब क्या करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है। 9x² जो 12x लिखा है हम इसको प्लस में 6x प्लस में 6x और प्लस में 4 कह सकते। दो के पेयर बना के कॉमन ले लो। इधर कॉमन क्या मिल रहा? इधर एक तो x कॉमन मिल रहा, दूसरा 3x मिल रहा। तो 3 3 9 हो जाएगा x प्लस में 3x से 6x को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स चला जाएगा। यहाँ कॉमन मिल रहा प्लस के 2 3 जा 6 यानी 3x प्लस 2 2 जा 4। अब देखो दोनों में कॉमन 3x प्लस में 2 मिल रहा ना, तो 3x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में भी 3x प्लस के 2। आंसर आपके सामने है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे पहुंचेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न संख्या नंबर 7 है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे दोस्त, ऐसे प्रश्न होते बिल्कुल इजी हैं, और आपको मैंने इतना ये प्रश्न करा दिए कि आप देखते ही उत्तर बता सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताओ, और फिर देखते हैं आगे हम पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर बताओ, फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा उसको भी हम समझते हैं।
ओके भाई, चलो क्वेश्चन नंबर अगला, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी प्रश्न है। बस टाइम आपको ना डेज में दिया गया है, केवल दिनों में टाइम दिया गया है, और आपसे ना साधारण ब्याज पूछे इतने दिन का क्या होगा। तो क्वेश्चन देखो, आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया, प्रिंसिपल दिया गया 5000, तो हमने लिख लिया प्रिंसिपल 5000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5% है ना। टाइम आपका कितना है, 73 डेज है। अब देखो रेट आपकी वार्षिक है, अगर क्वेश्चन में कभी वार्षिक लिखा ना मिले तो आप रेट को हमेशा वार्षिक मानोगे, बाकी कुछ नहीं मानोगे। तो रेट हमारी वार्षिक है, मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ 12.5% क्या है, वार्षिक है। दिन में आपका समय है, समय को वार्षिक में बदलेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 365 डेज से, है ना। ये 73 डेज और 365 किससे कटेगा, 7 पंजे 35, 3 पंजे 15, यानी कह सकते हैं कितने भैया, 1/5 वर्ष, 1/5 वर्ष। 7 पंजे 35, 350 और 3 पंजे 15, 350 में 15 जोड़ोगे 365। अब सब कुछ हो गया, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 5000 इंटू रेट कितना 12.5%। 12.5 को मैं 25/2 भी कह सकता हूँ। मैंने कहा 25/2 काटोगे तो 12.5 ही तो आएगा, और गुणे समय कितना है 1/5, तो नीचे गुणे 100, ये हो गया। 2 0 से 2 0, 5 से काट दिया, 5 एकम 5 10, 2 से काट दिया 2 पंचे 10, और 25 पंजे 125 आपका सही जवाब। कितना जवाब भैया, 125 आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा। 125 क्या आएगा आपका, सिंपल इंटरेस्ट आएगा। आप डायरेक्ट आप यहाँ ये भी चीज़ सोच सकते थे, मैं बताऊँ क्या, इसको आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। आंसर कितना आएगा 125। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट एक चीज़ यह भी सोच सकते थे और आप आसानी से उत्तर दे सकते थे। अगर 12.5% वार्षिक है आपका ब्याज दर, ब्याज दर 12.5% वार्षिक है, तो इसी को आप डेज में कन्वर्ट कर लो। भाई वार्षिक है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, 365 से भाग दे देंगे, तो हमारा जो रेट निकल कर आएगी पर डे की आएगी, मतलब एक दिन की ये रेट आ गई। दशमलव है, 5 से पहले काट लो, 5 सते 35, 1 बचा, 5 तियाँ 15, 5 दूँ 10 हो गया, 2 बचा, 5 पंजे 25, यानी ये कितना आ गया 25/73, दशमलव हटा के 0, 5 पंजे 25, 5 एक कम 5, कितना बच गया 2 23, 5 चौके 20 हो गया। उसके बाद यहाँ कितना बच गया मेरे दोस्त, 1 5 दूनी 10, 5/142, 5/142, 14 तियाँ 42 और 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से निकाल सकते थे आसानी से, लेकिन इससे ना कोई मतलब नहीं होता, मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। आप फार्मूले से ही लगाओगे तभी आपके पूरे नंबर मिलेंगे। तो इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, उसको आप बताने की कोशिश करना। नेक्स्ट प्रश्न, देखो अब अगले प्रश्न जो हैं ये आप लोगों के द्वारा पूछे हुए प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर जरा आप बताओ भाई। इसका उत्तर आप जल्दी से बताओगे क्या होगा, ठीक है ना। जल्दी से मैं थोड़ा सा प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, पहला क्वेश्चन लिखा, एक मिश्र धातु है, एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर आपका आज का कौन सा होगा, 9 नंबर। ये कह रहा एक मिश्र धातु, मिश्र धातु का मतलब जो दो धातुओं से मिलकर बनी हो। एक मिश्र धातु जो है आपका तांबा तथा जिंक, तांबा तथा जिंक की एक मिश्र धातु है, जिसमें तांबा और जिंक का रेशियो, तांबा तथा जिंक है, जिसमें तांबा तथा जिंक का रेशियो, तांबा तथा जिंक का रेशियो आपको दिया गया। तांबा तथा जिंक का अनुपात कितना दिया गया है, तो तांबा तथा जिंक का अनुपात 9:7 है, 9:7 है। उसके बाद कहा गया है कि यदि जिंक का द्रव्यमान ज्ञात करो, यदि तांबे का द्रव्यमान इतना है, तांबे का द्रव्यमान आपको दिया गया है, तांबे का द्रव्यमान आपको दिया गया, कितना दे दिया गया है 40.5 kg।
40.5 kg। आपसे पूछा है जिंक का द्रव्यमान, जिंक का द्रव्यमान पूछे है, बाकी और कुछ भी नहीं पूछे हैं। मैंने रेशियो में आपको जिस टाइप के प्रश्न करा दिए हैं ना, ये उससे बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है मेरे दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप देखो कैसे इन प्रश्नों को लगाओगे। आपको क्या दिया गया, आपको जिंक और तांबा का रेशियो दिया गया है ना, जिंक तांबा तथा जिंक का, यानी पहले आपको तांबा दिया गया है, तांबा, उसके बाद आपको क्या दिया गया, जिंक। तांबा जिंक का रेशियो कितना दिया गया, 9:7, 9:7। अब आप डायरेक्ट भी समझ लीजिए या आप इनमें आप x लगा लीजिए, यानी 9x टोटल तांबा का द्रव्यमान हो गया, 7x टोटल जिंक का द्रव्यमान हो गया, 7x टोटल जिंक का द्रव्यमान हो गया। आपको दिया क्या है, तांबे का द्रव्यमान 40.5 kg, तांबा कितना है 9x, यानी हम कह सकते हैं कि 9x की वैल्यू 40.5 है। भाई ये भी तांबे का ना द्रव्यमान है और ये भी तांबे का द्रव्यमान है, तो दोनों द्रव्यमान आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका 9x है, ये आपका 40.5 है। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 40.5 डिवाइडेड बाई 9, यहाँ से x की वैल्यू आई, काटो भैया, तो ये किससे चलेगा, 9 चौके 36 हो गया, 9 चौके 36, 4 बच गया, 9 45, यानी x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4.5 kg। लेकिन ये आपका उत्तर नहीं है, आपसे क्वेश्चन जानने की कोशिश कर रहा है कि जिंक का द्रव्यमान, जिंक कितना है 7x, तो 7x आपकी वैल्यू बताना, x बराबर 4.5 रख दो, तो 7x में 4.5 रख दो, आंसर आपके सामने होगा 7 पंजे 35 के 5, 3 हो गया, 7 चौके 28, 2 30 से 31.5, 31.5 kg आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। एक तरीके से इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। अगर पॉइंट में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो इसी को आप 7 × 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हो। 9 7 63/2, काट दो, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 2 5 10, 31.5 यहाँ से भी आएगा। तो मैं केवल आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप पॉइंट में अगर जब भी चीज़ें हो जाएं ना मल्टीप्लाई करा पाओ तो उसको ना बटे में करके लिख ले, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं ना, फटाफट नोट करो भैया, फिर नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 10 है और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है। वैसे ये जो प्रश्न है ये हमें अभी तक आपके ना बुक में नहीं मिला, बट है प्रश्न तो इसको मैं बताया दे रहा हूँ, बाकी ऐसा प्रश्न अभी तक आया भी नहीं है ना। देखो कोई प्रश्न की पूरी लैंग्वेज लिख पाना पॉसिबल है, लेकिन मैं आपको डाटा लिखे दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ। इसमें दिया कि 14 आदमी 8 घंटे काम करके, यानी M1 की वैल्यू 14 है और D1 की वैल्यू 8 है, 8 हावर्स है, ठीक है ना। उसके बाद कहा गया 30 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। ये आपका M1 D1 T1, भाई ये आपका T1 हो गया टाइम 8 घंटे, और कितने दिन तक पूरा करते हैं, तो 30 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो सेकंड डाटा M2 कितना दिया गया वो मैं बता रहा हूँ। M2 दिया गया आपको 20 आदमी 12 दिन, भाई ये 20 मैन है, और यहाँ पर Day2 कितना है 12 है, 12, और ये आपसे T2 हमको लग रहा है जानने की कोशिश कर रहा है। पूछा है करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज प्रश्न की ऐसे बनेगी कि 14 आदमी 8 घंटे काम करके किसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर देते हैं। यदि 12 आदमी उसी काम को करते हैं तो 12 आदमी 12 दिनों तक उस काम को करते हैं तो कितना घंटा करेंगे काम टाइम पर समाप्त हो जाए। कुछ ना करो कुछ। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में आपको W भी दे देगा। W इज जस्ट लाइक अ वर्क। W मतलब क्या होता है, वर्क। W धमाल वाला नहीं है ना,
W क्या होता है, वर्क, मतलब कार्य भी दे देता है। तो हम यहाँ पर बेसिकली हमारा जो सूत्र होता है, जो फार्मूला होता है वो इतना होता है m1 इंटू के d1 इंटू के t1 और बटे में क्या हो जाता है w1। मैं पूरा फार्मूला बता रहा हूँ, बाकी आप चीज़ों को समझ जाओगे। m2 इंटू के t2 इंटू के आपका होता है d2 और बटे क्या हो जाता है आपका w2 हो जाता है। बस अब देखो वर्क तो किसी में दिया नहीं, वर्क तो आपका सेम है, तो जब वर्क सेम है तो w से w खत्म, w1 से w2, इसमें वैल्यू रखो। पहले कितने आदमी थे, 14, तो हमने 14 रख दिया। कितने दिनों तक काम कर रहे थे, 30 दिनों तक। और कितने घंटे काम कर रहे थे, 8 घंटे कर रहे थे। फिर m2 12 हो गया, है ना, और t2 कितना हो गया पता नहीं सर, हमने x मान लिया, हमने t2 को x माना, इसी x की वैल्यू निकाल रहे हैं। d2 कितना है, 12 है। अब क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 दहम कितना हो गया, 30 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे कितना हो गया, 10 हो गया। उधर बच गया आपका 3, इधर बच गया 14 पंजे 70, 70/3 आपका राइट आंसर। 70/3 x, यानी हम 70/3 क्या कहेंगे, घंटे कहेंगे। और 70/3 घंटे का मतलब जानते हो क्या है, इसका मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 10, 3 त्रिक्का 9, 33 सही 1/3 घंटे आपका सही जवाब है। 33 सही 1/3 घंटे आपका सही जवाब है। तब जाके ये काम खत्म होगा। लगभग वो ना पूरा दिन काम करेंगे भाई, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, दिन रात मिला के 24 घंटे, तो वो 33.1 यानी 33.33 घंटे काम करेंगे। लगभग पूरा दिन काम करेंगे ना, 12 आदमी 12 दिनों तक 23.33 घंटे काम करेंगे, तब काम आपका टाइम पर समाप्त होगा। ये चीज़ समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो, काटा पीटा, ठीक है ना, चेक कर लेना, इस चीज़ को चेक कर लेना मेरे दोस्त। यहाँ पर हमें नहीं लगता है कोई गलती हुई होगी, बट आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक लेना। मेन इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना, वो आपको ये फार्मूला याद रखना है। इस फार्मूले से, और ज़रूरी भी नहीं कि आपको हमेशा डाटा ऐसा दे, डाटा आपको आसान भी देगा अगर ऐसा क्वेश्चन बनेगा, है ना। और भी प्रश्न है इसके अंतर्गत, लेकिन हम एक एक करके 2-2 करके प्रत्येक क्लास में कराएंगे, क्योंकि हमको भी क्वेश्चन बनाना नहीं पड़ेगा, बने बनाए क्वेश्चन हमको मिल जाएंगे, तो हम आसानी से उनको सॉल्व करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 18 आपकी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।